Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic that is NCERT question answers from the chapter Political Parties. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। उसके बाद जैसे ही चैप्टर आपका एंड होता है मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको करवाता हूँ। तो उसके बाद हम अब करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्वेश्चन आंसर। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ हमने कौन कौन से टॉपिक्स को वहाँ पे कवर किया था। जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पढ़ाया था तो वहाँ सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन के बारे में बताया था। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिनके कॉमन बिलीव्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो लोगों को अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा कन्विंस करती हैं, दैट आर कन्विंस्ड बाय द पीपल, कन्विंस्ड बाय द political parties to the people so that they contest elections and win the election in order to form the government, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। तो इसी प्रकार से हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर बात आती है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपोनेंट्स में लीडर होते हैं, मेंबर्स होते हैं और उसके कैंडिडेट्स होते हैं। लीडर्स में आते हैं जो आपके इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और उसके बाद जो मेंबर्स आते हैं जो पार्टी के मेंबर्स तो होते हैं लेकिन इलेक्शन का टिकट उनको नहीं मिलता है, इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करते हैं, वो मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं। और उसके अलावा जो आपके वो आपको फॉलो करते हैं, सारे काम वगैरह करते हैं, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो सारे के सारे आपके मेंबर्स के अलावा आपके फॉलोवर्स में आते हैं। किस में आते हैं? आपके फॉलोवर्स में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टी सिस्टम में फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वही फंक्शंस में पॉलिसीज़ को बनाना, मीनिंगफुल एक चॉइस प्रोवाइड करना किसको, हमारी जो जनता है उसको, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करना, लॉ मेकिंग बॉडीज़ को बनाना, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये भी पढ़ा था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है। इसमें हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट जो होते हैं एक स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अपनी वोटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन जब पूरी कंट्री में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आती है तो उस पूरी फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंट की जो गवर्नमेंट होगी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि सबके ओन इंटरेस्ट और बिलीव्स होते हैं। दैट्स वाई पूरी कंट्री में हमें गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन मोटस ऑपरेंडी के अनुसार चले, तो उसके लिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमने पार्टी के सिस्टम के बारे में पढ़ा था। पार्टी के सिस्टम में वन पार्टी सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल जिसमें एक ही पार्टी अलाउड होती है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, यूएसए है, यूके किंगडम वगैरह, तो वहाँ पे ये वन पार्टी सिस्टम चलता है। एक हमने मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा था जो कि हमारा इंडिया में चलता है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टी होती हैं। या तो आपकी पार्टी खुद अपने ओन पर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती है या फिर आपकी अलायंस वगैरह बना के क्या करती है बेटा? फॉर्मेशन करती है। तो ये सारी की सारी क्या पढ़ी थी हमने? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जो हम आगे देखने वाले हैं वो आगे देखने वाले हैं कि हमारा एक टू पार्टी सिस्टम भी होता है, जो कि टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे दो पार्टीज़ मेन पार्टीज़ होती हैं, सीरियस कंटेंडर्स होती हैं, तो उन पार्टीज़ के बारे में भी हमने उसी में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था भी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। टू टाइप्स होते हैं बेटा, एक होती है हमारी नेशनल पार्टी जो कि आपकी नेशनल लेवल पे वर्क करती है, और एक हमारी होती है स्टेट पार्टी जो स्टेट लेवल पे वर्क करती है। नेशनल पार्टीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था, इसमें क्राइटेरिया की आवश्यकता होती है। व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? तो 6% एटलीस्ट पोस्ट आपकी लोकसभा में, मोर देन 4 स्टेट्स में, और सेम अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात होगी तो ये स्टेट में इनकी आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने कुछ पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, मार्क्सिज्म, ये सारी की सारी हमने कुछ पार्टीज पढ़ी थी जिनका ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या है, व्हाट विल बी देयर आइडियोलॉजीज़ क्या है उनकी, और उनके चांसिन क्या है बेटा, साइंस क्या है, उन सब के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने कुछ स्टेट पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारा करने के बाद हम अब आगे चलते हैं बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो उसके बाद हमने रिफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ा था जो मैं आपका पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद हमने ये देखा था भाई हमारी जो रिफॉर्मेशन होती है पार्टी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे चेंज होते रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसमें हमने देखा था कि पार्टी के ऊपर नज़र रखने के लिए
मनी वगैरह का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने किसके रिफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है तब भी हम सोल्व कर देंगे, कम मार्क्स में आता है तब भी हम इसको सोल्व कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम फॉर्मिंग डेमोक्रेसी। ये हमने सेकंड टॉपिक ही पढ़ा था बेटा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, दैट विल बी योर हेडिंग। अगर आप हेडिंग के रूप में क्वेश्चन करेंगे, अगर पॉइंट्स में करते हो तो पॉइंट बनेगा, और हेडिंग में करते हो तो आपकी हेडिंग बनेगी। दैट टोटली डिपेंड ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर ऐसे टाइप आता है तो बेटा आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो दे नो नीड टू बी हेडिंग। तो हेडिंग्स वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट्स आप लिख दीजिए, उसमें आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे टाइप आ जाता 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, दैट विल बी योर पैटर्न। तो उस हिसाब में हमें हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद एक एक हेडिंग्स को हम आगे एलोबरेट करेंगे। जैसा कि आपको इसमें ही समझ में आ रहा है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस क्या करवाती हैं बेटा, इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाती हैं। ध्यान रखना बेटा, इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाने का कार्य पार्टीज करती हैं, बट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल बी पुट बिफोर द पार्टीज कैन बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंटेस्ट करवा सकती हैं कि, लेकिन उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कब इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, ये सब करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट की चलती, गवर्नमेंट किसी की भी है, पार्टीज से जो सारा वर्क करती है बेटा वो गवर्नमेंट के अनुसार नहीं, इलेक्शंस में सारा वर्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार होता है। सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं बेटा उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। दैट इज़ द कमीशन दैट विल बी फॉर्म अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बात और याद आती है, जो कि मैंने चैप्टर में डिस्कस किया था। अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है या स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है, उसके बाद आपको रिकॉग्निशन के बाद वहाँ पे आपको सिंबल मिलता है, और सिंबल मिलने के बाद आपको अपनी जो मिनिमम क्राइटेरिया हैं दैट आर द पुट फॉरवर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑल द न्यू पार्टीज़, वो आपको साबित करना पड़ता है। दैट इज़ 6% एटलीस्ट वोट इन द लोकसभा और एटलीस्ट इन द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो सब चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आप पूरे की पूरी लोकसभा वगैरह में करते हैं तो आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं दैट इज ऑन द स्टेट लेवल्स, तो वहाँ पे आपको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखिए पढ़ते हैं, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस इन नियरली एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द इलेक्शंस आर मेनली फॉट बिटवीन द कैंडिडेट्स। किसके बीच में बेटा, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस हैं वो कैंडिडेट्स के बीच में लड़ा जाता है, वो रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ध्यान रखना बेटा, कैंडिडेट जो होते हैं किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उनको जो परमिशन मिलती है, टिकट मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही दी जाती है। तो ये एक पार्टी का मेंबर होता है। जैसा कि मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, 3 होते हैं। एक होता है लीडर, तो एक कैंडिडेट्स लीडर होते हैं पार्टी के। लीडर दूसरे भी होते हैं, लेकिन ये मेन लीडर्स होते हैं जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं। बाकी जो दूसरे होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, और जो सारे के सारे पार्टी के हित में कार्य करते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट के द्वारा लड़ी जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसके द्वारा डिफरेंट पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो टॉप पार्टी के लीडर होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप पार्टी का कोई मंत्री है या कोई प्रेसिडेंट है, तो ये एरिया वाइज प्रेसिडेंट होते हैं बेटा। स्टेट लेवल पे कौन प्रेसिडेंट है, जिला अध्यक्ष कौन है, एट द जिला लेवल पे कौन है बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन प्रेसिडेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला दूसरे कैंडिडेट को चुनता है, स्टेट लेवल वाला दूसरे को चुनता है। और जाहिर सी बात है जो नेशनल लेवल पे होता है वो किस तरीके से कैंडिडेट्स को टिकट वगैरह दी जाती है। तो टॉप पार्टी के जो लीडर्स होते हैं बेटा वो कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, और जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उनको टिकट्स वगैरह दी जाती है ताकि वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकें। तो सबसे पहला जो आता है, पार्टी जो होती है बेटा इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं और अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। और जो कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है उन पार्टीज़ के, उन कैंडिडेट का डिसीजन जो लिया जाता है बेटा वो टॉप पार्टी के लीडर्स के द्वारा लिया जाता है।
सेकंड पॉइंट आता है आपका डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड इन ए डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैज़ टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसको एक बार तोड़ के पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पार्ट में ब्रेक थ्रू करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, जब मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन आती है तो उन डेफिनेशंस में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी आप बोल सकते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, उन सब के जो बिलीव्स होते हैं वो सेम होते हैं और एक सेम आइडिया को वो फॉलो करते हैं। तो इन सारे के सारे सेम आइडियाज़ और बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इन्हीं पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करके बेटा इनका मेन जो रीज़न होता है कि वाई पार्टी फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स, वट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस पॉलिसीज दैट आर फॉर्मुलेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ये सारे की सारी पार्टियां करती हैं पॉलिसीज़ फॉर्मेशन, और ये इलेक्शंस के पहले भी होती हैं। और अगर इलेक्शंस करने के बाद अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को जीत जाती है, तो इलेक्शंस को जीतने के बाद इन सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करके उनको अप्लाई किया जाता है, जो कि आपकी जनता के हित में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है, पॉलिसीज़ की फॉर्मेशन पहले भी होती है, उनके बारे में जनता को बताया जाता है और उसके बाद उनको आप अप्लाई भी कर देते हैं। तो मेन रीज़न होता है कि पॉलिसी फॉर्मेशन क्यों होता है। जो आपके प्रोग्राम्स हैं बेटा, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है बेटा, उनका फॉर्मुलेशन क्यों होता है, उसका मेन कारण क्या है। तो उसका मेन कारण क्या होता है, यही पॉलिसीज होती हैं जिसके द्वारा पार्टी जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं, जो वोटिंग राइट्स होता है जिनके पास, उनको कन्विंस करती हैं कि हमारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दूसरी पार्टी से किस तरीके से अच्छे हैं और वो क्यों अच्छे हैं दूसरी पार्टी से, इसके बारे में बताते हैं, ताकि उनका भरोसा, उनके बिलीव्स को जीत सके और उनको कन्विंस कर सकें ताकि आपको वोट मिले। तो इसीलिए डिफरेंट पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए जाते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाना बेटा ये गलत बात नहीं है, इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और सोशल डेवलपमेंट भी होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो इसमें एक लाइन आप ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू कन्विंस द पीपल टू गेट द वोट, और वी कैन से दैट डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आल्सो फॉर्मुलेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर इन पावर आफ्टर द इलेक्शंस दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उसको अप्लाई भी किया जा सकता है। सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पीपल। जैसे डेमोक्रेसी में अलग अलग ओपिनियन होते हैं, एंड इन डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन कैन बी ग्रुप टुगेदर। तो अलग अलग जो सिमिलर ओपिनियन हो गया बेटा, उसको ग्रुप टुगेदर कर देते हैं टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन। तो अलग अलग ओपिनियन के व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना रखते हैं, तो जिसके ओपिनियन मिलते हैं वही तो मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को बना देते हैं। तो टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से सारे ओपिनियन को रख के क्या करते हैं बेटा, जिस पार्टी ने गवर्नमेंट को बनाया है वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर देती है। पार्टीज मेक लॉज फॉर द कंट्री। आप देखो पार्टी, ये ध्यान रखना बेटा, जो लॉ बनाती है कंट्री में, ये वो पार्टी होती है बेटा जिसने इलेक्शंस को जीतने के बाद अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर दी है। ऐसा नहीं है कोई भी प्राइवेट पार्टी बनाएगा और वो लॉ बनाना स्टार्ट कर देगा। कंट्री का पार्टी जो होगी, जो पार्लियामेंट होगी बेटा, पार्लियामेंट मेन कार्य करती है लॉ को बनाने का। बिल पास होते हैं, सारे मेंबर की सहमति ली जाती है, इनके एग्रीमेंट लिए जाते हैं। उसके बाद अगर कानून आपका पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, जिसको अप्लाई करने का कार्य कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था कि जब भी कोई पार्टी लॉ वगैरह बनाती है तो उसमें बनाने का कार्य पार्लियामेंट में होता है, अप्लाई करने का कार्य एग्जीक्यूटिव करता है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर ध्यान रखने का कार्य कौन करते हैं बेटा, जजेज करते हैं। वो आपकी वो सारी की सारी लेजिस्लेटिव असेंबली करती हैं। तो इस प्रकार से जो लॉ कंट्री में बनाए जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखने की बात है, दीज लॉज आर फॉर्म्ड पास बाय द लेजिस्लेचर के द्वारा किए जाते हैं, बट इनडायरेक्टली आर फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एज मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी। अब ये तो जाहिर सी बात है, जिस गवर्नमेंट बनाई है उसके ज़्यादा मेंबर आपको असेंबली में मिलने वाले हैं। अगर वो ज़्यादा मेंबर उस पार्टी के नहीं होंगे तो फिर वो गवर्नमेंट होना ही नहीं था। तो पार्लियामेंट में जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे तो वही लॉ बनाएगा ना बेटा, तो वही पास करेगा।
तो इस प्रकार से जो लॉ लेके आया जाता है बेटा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही लेके आया जाता है और उसकी लॉ की फॉर्मेशन होती है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट को रन भी करते हैं। भाई सही है, इलेक्शन आपने जीत लिया, उसके बाद आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कीजिए और रन कीजिए गवर्नमेंट की, क्योंकि आपका बहुमत आया है और आपने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की है। पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस बाय रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग लीडर्स, बेटा रिक्रूटिंग करती हैं लीडर्स की और उनकी ट्रेनिंग करती हैं टू फॉर्म एंड रन देयर, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए और उनको रन करने के लिए। नेक्स्ट आता है दैट इज योर लास्ट पॉइंट, पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो पार्टी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने में सक्षम नहीं हुई तो वो अपोजिशन का ध्यान रखती है। अब अपोजिशन के भी मेन कार्य होते हैं बेटा, कौन सी पार्टी किस तरीके से वर्क कर रही है, कोई बिल आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर कोई बिल आपको लगता है ये जनता के लिए सही नहीं है अपोजिशन पार्टी में, तो वो उसका विरोध करते हैं और अपनी असहमति दर्शाते हैं, क्योंकि जो वोटिंग होती है बेटा सिर्फ वो जीतने वाली पार्टी की नहीं होती है, जो भी आपके असेंबली में बैठा है जिसने वोट लिया है। हाँ देखो, कैंडिडेट्स तो आपके जीत गए, लेकिन आपके कैंडिडेट्स की इतनी मात्रा नहीं हो पाई कि वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर सकें। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो आपके कैंडिडेट्स बैठे हैं तो अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। पार्टीज़ हु फेल टू विन इन द इलेक्शन प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, पार्टीज़ का हेल्प करती है। दे वॉइस डिफरेंट व्यूज़, अपने डिफरेंट व्यूज़ को सामने रखती हैं एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं, जो कि एक सही है बेटा। इससे जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके ऊपर भी चेक एंड इशू होते हैं, पावर चेक रहता है। तो इस प्रकार से पार्टी क्या करती है बेटा, रोल ऑफ अपोजिशन को प्ले करती है। दे वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए करती है। तो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला, पार्टी इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है, डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो आपकी जनता के लिए भी बनाए जाते हैं और लोगों को कन्विंस करने के लिए बनाए जाते हैं कि उनको वोट क्यों दिया जाए। पार्टी जो गवर्नमेंट में आ जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, उनके द्वारा लॉ बनाए जाते हैं कंट्री में, जिसको इनडायरेक्टली आर फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। सो पार्टीज़ मेक लॉज फॉर द कंट्री, पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉर्म भी करती हैं और उनको रन भी करती हैं, ताकि इलेक्शंस में रिक्रूटिंग करके लीडर्स वगैरह को। पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, पार्टी प्ले करती हैं बेटा किसका, रोल ऑफ अपोजिशन का। जो हु फेल इन द इलेक्शन प्ले रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज, दे वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज। तो इस प्रकार जिनके डिफरेंट व्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं इसके फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड जो क्वेश्चन आता है आपका, वो क्वेश्चन है आपका, what are the main challenges that are faced by the political parties। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं challenges faced by the political parties क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है, देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और ए फ्यू लीडर ऑन द टॉप। अब एक बात सोचिए, अब पार्टी नेशनल लेवल की है तो उसमें बहुत सारे लीडर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, मानने वाली बात है, लेकिन उन लीडर्स में कोई अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो टॉप लेवल पे भी तो कुछ लीडर्स होते हैं ना बेटा। तो सबसे मेन दिक्कत ये होती है, कुछ लीडर्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो पावर होती है वो कुछ ही लीडर के हाथ में क्या हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक टेंडेंसी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ये टेंडेंसी क्या होती है कि जो पावर है वो कुछ ही हाथों में रिमेन्स ना रह जाए। दैट इज़ द मेन इशू। जो हमारा मेन इशू आता है कि जो पार्टी के टॉप प्रायोरिटीज़ के लीडर्स हैं उनके हाथ में तो पावर नहीं रह गई है बेटा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो पावर है कुछ फ्यू लीडर्स के टॉप में होती है, तो ये रह जाता है। ऑर्डिनरी मेंबर डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। अब जो लोअर लेवल के ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं जिनको टिकट तो नहीं मिला है लेकिन वो पार्टी के लिए वर्क तो कर रहे हैं ना बेटा, उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती व्हाट हैपन्ड इनसाइड द पार्टी, की पार्टी के इनसाइड में हो क्या रहा है। लीडर मेक मैक्सिमम डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी, तो उसके जो लीडर्स होते हैं ना वो मैक्सिमम डिसीजन लेते हैं किसके नाम पे बेटा, पार्टी के नाम पे। तो इस प्रकार से हमारा जो मैक्सिमम डिसीजन कौन लिए जाते हैं बेटा, पार्टीज़ की प्रायोरिटी लिए जाते हैं। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है ना पावर का वो कुछ लीडर्स के हाथ में चला जाता है। मेंबर्स वर्क करते हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉलिसीज़, क्या ये पार्टी के इनसाइड चल रहा है, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक मेन पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंज रहता है।
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज ए बिग चैलेंज। और इन सारे के सारे जो फंक्शन है बेटा उसको बोलते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी भी सबसे मेन चीज़ है बेटा। तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि लैक ऑफ इंटरनल जो डेमोक्रेसी है बेटा इसका भी सबसे मेन इशू रहता है जो कि आपकी पार्टीज़ में देखा जा सकता है। देर आल्सो हैव बिन डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई टॉप लीडर है बेटा जो कि आपका पार्टी में बैठा हुआ है, इलेक्शंस को जीते हैं, तो उसका बेटा ही उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो कैंडिडेट डिज़र्विंग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी पॉलिसीज़ में कुछ बात होती है, तो उनको अप्रोप्रिएट लीडरशिप के मौके नहीं मिलते हैं। तो ये भी सबसे मेन रीज़न रहता है बेटा। देर आल्सो हैव बिन डायनेस्टिक सक्सेशन इन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज विच ऑप्टन डिप्राइव द पार्टीज ऑफ अप्रोप्रिएट लीडरशिप। जो क्या कर देते हैं बेटा, डिप्राइव कर देते हैं पार्टीज़ को अप्रोप्रिएट लीडरशिप की जो होती हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टी फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। सेकंड, तो सेकंड क्या था बेटा आपका, डायनेस्टिक सक्सेशन था। मोस्ट ऑफ द पार्टीज फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। मोस्ट ऑफ द पार्टी किसके ऊपर फोकस करती हैं, इलेक्शन को विन करने में। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शंस। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अब शॉर्टकट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आप मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब भ्रमित कर सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट देखे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे डेमोक्रेसी जो होती है बेटा उसको फॉलो नहीं किया जाता। तो ये भी कुछ चैलेंजेस रहते हैं किसके सामने, हमारी पार्टी के सामने। दिस हैम्पर डेवलपमेंट। अब हैम्पर का मतलब क्या होता है, हैम्पर का मतलब होता है रोकना, विरोध डालना, मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मतलब हिंड्रेंस बोल सकते हैं। डेवलप को हिंडर करना, डेवलपमेंट इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के भी क्या होता है बेटा, अगेंस्ट होता है। ड्यू टू लैक ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर डी आता है आपका, ड्यू टू लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, हर एक पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो अब उस आइडियोलॉजी आपकी क्या होती है बेटा, एक आइडियोलॉजी डिफरेंस होता है। आइडियोलॉजी में होना तो क्या चाहिए भी, लोगों के भले के लिए कार्य होना चाहिए, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंस होती है। कोई बोलती है हम वीकर सेक्शन के लिए काम करेंगे, तो क्या रिचर सेक्शन को अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी में रहने का। कोई बोलती है कि हम SC ST के लिए कार्य करेंगे, कोई बोलती है फार्मर्स के लिए कार्य करेंगे। लेकिन आइडियोलॉजी क्या होती है बेटा, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन टोटल अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सबके लिए होती है। वहाँ पे एक सेकुलर स्टेट होता है, किसी में भी क्या नहीं करना चाहिए बेटा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होती है, आइडियोलॉजीज़ के डिफरेंस आ जाते हैं, जहाँ पे लोगों के लिए मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती। इसको देंगे तो ये उसके लिए कार्य करेगा, इसको देंगे उसके लिए कार्य करेगा, हम रह गए, दूसरे में जाएंगे तो वो रह गए। तो इस प्रकार एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती जो आइडियोलॉजीज़ के कारण। दैट इज आल्सो द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इज द मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या होता है, मेन चैलेंज होता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में देखा, सबसे पहला जो आता है चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज में आता है, पॉलिटिकल पार्टीज में कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर है बेटा फ्यू लीडर्स के पास ही रहता है। ऑर्डिनरी मेंबर डो नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, उनको नहीं मिल पाती। जिसमें लीडर्स होते हैं बेटा उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। एक तो फर्स्ट ये था। सेकेंड था डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, जिसमें बड़े लीडर्स होते हैं बेटा उनके ही परिवार को, उनकी फैमिली को क्या मिलता है, मौका मिलता है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं बेटा उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ये भी क्या था बेटा, एक मेन प्रॉब्लम है इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द जो विनिंग इलेक्शंस के ऊपर ध्यान रखती है, तो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आपका ब्लैक मनी का इस्तेमाल भी होता है। और मनी के साथ साथ वहाँ पे आप पावर का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है बेटा, भाई पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है, ये सबसे मेन मोटिव है। तो ये भी सबसे मेन रीजन होता है। और एक होता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में। सो मैनी पार्टीज डो नॉट ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी पार्टी की बात करते हैं तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। तो उस आइडियोलॉजी के अनुसार ही लोगों के पास क्या होता है, सब अपने अपने सेक्शंस के अनुसार वर्क करते हैं। सबके लिए एक होल के रूप में गवर्नमेंट नहीं होती, तो लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहता है। तो ये भी हमारा एक मेन रीज़न रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस के सामने होता है। तो इस प्रकार से ये हमने जो पढ़े हैं बेटा, ये सारे के सारे थे हमारे
चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके ऊपर हमने पढ़े थे बेटा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फंक्शंस में आते पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शंस को, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बनाती हैं, पार्टीज़ मेक लॉज फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए क्या बनाती हैं, लॉ बनाती हैं जो पार्टीज आपकी गवर्नमेंट में होती हैं, और पार्टी फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट को रन करती हैं। एनसीईआरटी प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन, और जो पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती और इलेक्शन को नहीं जीतती हैं वो रोल ऑफ ओपोजिशन को प्ले करती हैं। तो ये क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अगले वाले आने वाले क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ज़रूर करूँगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट आई मेंशन अर्लियर, नगीन डिजिटल लर्निंग, that is our channel name. So thank you very much. Thank you for attending this session. Have a nice day.